वेलकम बैक टू वेल्थ फंडास वेल्थ क्रिएशन जर्नी चैनल। हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि अपकमिंग आईपीओ ऑफ ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब फॉर इन्वेस्टिंग अपडेट्स। टू स्टार्ट विद, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर एपीआई बिजनेस में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में। इसका इशू ओपन होगा 27 जुलाई को, क्लोज होगा 29 जुलाई को एट अ प्राइस बैंड ऑफ 695 से 720 रुपीज पर शेयर। इसका लॉट साइज होगा 20 शेयर्स का, जिसका कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,400 रुपए। कंपनी की ऑपरेशंस इंडिया और एक्सपोर्ट्स भी हैं कंपनी के। FY21 में कंपनी का रेवेन्यूज 1885 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 352 करोड़, अर्निंग्स ऑफ 32.6 करोड़ और कंपनी के पोर्टफोलियो में 120 प्लस एपीआई प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का इशू आएगा 1513 करोड़ रुपए का। आइए जानते हैं डिटेल में। लेट्स स्टार्ट विद, टू स्टार्ट विद हम जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में। कंपनी मैन्युफैक्चर, डेवलप और सप्लाई करती है हाई क्वालिटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज, गैस्ट्रो, एंटी इन्फेक्टिव्स और कई सारे थेरेपेटिक एरियाज में कंपनी डील करती है। और कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है, CDMO। API इज अ प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट जो यूज होता है फिनिश डोजेस में, और इसको बल्क एक्टिविटीज या बल्क ड्रग्स भी बोलते हैं। कंपनी के पास 120 प्लस बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डायबिटीज जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर इफ यू से आफ्टर कोविड बहुत सारे पेशेंट्स इस एरिया में भी आ रहे हैं। गैस्ट्रो ऑन्कोलॉजी ये एक नया सेगमेंट है जो काफी इमर्ज हो रहा है। पेन मैनेजमेंट और एंटी इन्फेक्टिव्स, तो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो कंपनी डील करती है। टू नो मोर अबाउट की बिजनेस समरी, कंपनी के पास 120 प्लस हाई क्वालिटी एपीआई प्रोडक्ट्स हैं, 540 प्लस कस्टमर्स हैं। कंपनी की ग्लोबल 6 मार्केट्स में लीडिंग बिजनेस है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान। इन टर्म्स ऑफ R&D ऑपरेशंस, बिकॉज कंपनी काफी स्पेंडिंग करती है R&D में और इसी की वजह से वो नए प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, तो कंपनी के 3 R&D ऑपरेशंस भी हैं। कंपनी 2018 में कंपनी का होली ओन सब्सिडरी बनी थी ग्लेनमार्क फार्मा की, और ग्लेनमार्क फार्मा ने इसका 100% स्टेक अक्वायर किया था। कंपनी स्पिन ऑफ बिजनेस के थ्रू फॉर्म हुई है। इसके प्रोडक्ट्स ना कि खाली इंडिया में बल्कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, जापान और बहुत सारी कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं। कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इन 2 स्टेट्स, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और टोटल एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी है 725 किलोलीटर की। जैसे कि हमने लास्ट टाइम तत्व चिंतन आईपीओ कवर किया था, तो उसमें भी उनकी फैसिलिटीज गुजरात में अंकलेश्वर और दहेज में थी। वो हजीरा पोर्ट के पास में है, तो उनको क्या फॉरेन एक्सपोर्ट्स के टाइम में उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी सेव हो जाता है एक्सपोर्ट्स की वजह से। एंड 4 फैसिलिटीज अंकलेश्वर वाली मेजॉरिटी यूएस, यूरोपियन यूनियन, इमर्जिंग मार्केट और जापान को डील करती है। दहेज वाली यूएस, यूरोपियन यूनियन, इमर्जिंग मार्केट, जापान। मोहल इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स को, और कुरकुम इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स को। ये चारों फैसिलिटीज इस तरह से ऑपरेट करते हैं। कंपनी का काफी बड़ा कस्टमर बेस है, जो कि इनका पेरेंट ग्लेनमार्क फार्मा ही इनका एक सब्सटैंशियल कस्टमर है। देन बाकी कस्टमर्स में इनके आते हैं टेवा फार्मास्यूटिकल्स, अपने नाम सुना ही होगा, टोरेंट फार्मा, ऑरोबिंदो जो कि बड़ा लिस्टेड कंपनीज में काफी बड़ा नेम है, देन KRK फार्मास्यूटिकल्स। देन कंपनी के प्रमोटर्स के साथ काफी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ये इनका बिगेस्ट इसको सप्लाई भी करता है, कस्टमर भी है। प्लस कंपनी के 5 लार्जेस्ट कस्टमर्स को 55% ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट फॉर करता है, जो कि लास्ट 3 इयर्स का अगर मैं देखता हूँ तो 55% 2021 में, 56% 2020 और 2019 में 54% ऑफ 5 कस्टमर्स डिराइव करते हैं। देन कंपनी
कि जो रेवेन्यू लेवल्स और रिजल्ट्स और ऑपरेशंस और सेल्स जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है कि प्रोडक्शन लेवल और इन्वेंट्री कितना है कस्टमर्स का, और उनके कस्टमर्स का जो डिपेंडेंसी है वो होता है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बायर्स और गवर्नमेंट सेलर्स, इनके मेजर की कस्टमर्स रहते हैं। तो वो उनके जनरल ट्रेंड्स जैसे उनका रहेगा उसी के बेसिस पे इनके कंपनी के रेवेन्यूज डिटरमाइन होंगे। आइए जान लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। कंपनी का प्रमोटर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल है, जिसके पास इसके 10.78 करोड़ शेयर्स हैं। इन 2021 ही कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे थे अपने प्रमोटर्स को, एंड बाकी स्टेक इनके चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास है, दैट आर होल्डिंग इन नॉमिनी कैपेसिटी। मेजॉरिटी वर्क्स लाइक दिस। अबाउट द आईपीओ डिटेल्स, कंपनी का आईपीओ आ रहा है 27 जुलाई को, क्लोज होगा 29 जुलाई को। इट्स अ बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 1513 करोड़ रुपए का, जिसमें कि फ्रेश इशू है 1060 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 453 करोड़। ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर ग्लेनमार्क फार्मा अपने 63 लाख शेयर्स ऑफलोड करेगा। तो अगर हम 720 रुपीज पर शेयर को अगर हायर ब्रांड में लेते हैं तो विच बिकम्स 453 करोड़। शेयर्स का फेस वैल्यू है 2 रुपीज पर शेयर। आईपीओ प्राइस रहेगा 695 टू 720 रुपीज पर शेयर, जिसमें कि मार्केट लॉट होगा 20 शेयर्स का और इन्वेस्टमेंट पर लॉट होगा 14,400 रुपीज का। आइए जान लेते हैं कंपनी के बोर्ड में कौन कौन की मेंबर्स हैं। तो मिस्टर ग्लेन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिस्टर यासिर इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी। This is Mr. V.S. Mani, Mr. Sridhar, Ms. Manju is independent director, Mr. Sumantra is executive director and vice president, Mr. T.L. Ishwar, Ms. Geeta Nair is independent director। तो ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज पर द आरएचपी ये डेटा है। एंड कंपनी का ऑफर फॉर सेल, कंपनी के ऑफर फॉर सेल, कंपनी ने ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर में ये डिटरमाइन किया है कि कंपनी पेमेंट करेगी आउटस्टैंडिंग परचेज कंसिडरेशन का, जो इसने स्पिन ऑफ बिजनेस के टाइम जो स्लम सेल हुआ था उसका पेमेंट करना है कंपनी को। तो वहां पर कंपनी को 800 करोड़ रुपए पे करने हैं। बाकी की कंपनी 152 करोड़ रुपए फंडिंग करेगी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जहां की कंपनी दहेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रही है। एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर मैं टोटल इशू 1513 करोड़ में से देखूं तो इसमें फ्रेश इशू 1060 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 453 करोड़ का। इस 1060 करोड़ में से भी नियर अबाउट 800 करोड़ रुपए है जो प्रमोटर के पास ही जाएगा फॉर पेइंग द कंसिडरेशन। तो नेट कंपनी के पास नियर अबाउट 250 से 260 करोड़ रहेगा, जिसमें से दे आर प्लानिंग 150 करोड़ फॉर एक्सपेंशन ऑफ द यूनिट। तो कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग है अपने प्रमोटर का पेमेंट, जो कि कंपनी अपनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को कम करने के लिए यूज करेगी। आइए जान लेते हैं आईपीओ के टेंटेटिव डेट्स क्या हैं। इश्यू ओपन होगा 27 जुलाई को, क्लोज होगा 29 जुलाई को। फाइनलाइजेशन ऑफ बिड है 3 अगस्त। इनिशिएशन ऑफ रिफंड ऑन 4 अगस्त। आपकी डीमैट में शेयर्स क्रेडिट 5 अगस्त एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन 6 अगस्त। तो जनरली कंपनी प्लान करती है 6 वर्किंग डेज फ्रॉम द बिड क्लोजर की ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद गॉट अप्रूवल। इन टर्म्स ऑफ द आईपीओ कैटेगरी, इन्वेस्टर वाइज आईपीओ कैटेगरी, तो मेजॉरिटी आईपीओ में आपने देखा होगा कि रिटेल इन्वेस्टर का कोटा 35% रहता है, जबकि तत्व चिंतन आईपीओ में 35% था, क्लीन साइंस में 35% था। बट लास्ट टाइम जो जोमेटो आईपीओ आया बिकॉज वो लॉस मेकिंग था, तो उसमें रिटेल का कोटा खाली 10% है, बिकॉज रेगुलेटर्स चाहते हैं कि जो लॉस मेकिंग और कम जिनको साल हुए उसमें रिटेल इन्वेस्टर का कोटा थोड़ा कम रहे। इस सिनेरियो अभी फॉर दिस आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर कोटा इज 35% आउट ऑफ 1500 करोड़। आईपीओ QIB is 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स is 15%। इन रिटेल कोटा यू कैन अप्लाई अप टिल मैक्सिमम 2 लाख रुपीस। एट अपर बैंड ऑफ शेयर्स फॉर 20 शेयर्स 14,400 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा और मैक्सिमम
13 lots you can apply for 260 shares at 1.87 lakh rupees. कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2011 में. उसके पहले स्टिल द कंपनी वाज कंटिन्यूइंग एज प्रमोटर एस्टैब्लिश्ड द बिजनेस. अगर हम जान लेते हैं कंपनी के मेजर माइलस्टोन्स के बारे में, तो प्रमोटर्स ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया था एंड इन्होंने एस्टैब्लिश किया था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट कुरकुम, महाराष्ट्र. Then in 2003 company got registered with US FDA because ये फार्मा कंपनी, यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंस काफी ज्यादा होते हैं. यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिलने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, बट कंपनी को मिल गया. 2008 में कंपनी ने अंकलेश्वर प्लांट कमेंस किया था. 2004 में माहौल, महाराष्ट्र वाला प्लांट कमेंस किया था. देन 2013 में दहेज यूनिट कमेंस करी थी, जिसके लिए कंपनी एक्सपेंशन के लिए अभी प्रोसीड्स ऑफ इशू कंपनी ने यूज करेगी. देन 2015 में यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन हुआ था एंड 2021 में इन्होंने 403 क्यूमुलेटिव ड्रग मास्टर फाइल्स का रजिस्ट्रेशन करा है अक्रॉस मल्टीपल मार्केट्स, जो कि काफी बड़ा अचीवमेंट है. द इवेंट्स प्रायर टू एपीआई बिजनेस वो परचेज, these events occurred to the API business being spun off to a company pursuant to business purchase agreement. अब जान लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू मॉडल के बारे में. कंपनी दो मॉडल्स में डील करती है, जनरल एपीआईज एंड सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. जेनरिक बिजनेस ही कंपनी का 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू हैंडल करता है एंड रेस्ट इज सीडीएमओ. कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जिसको सीडीएमओ बोलती है. एपीआई बिजनेस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बिजनेस, कंपनी का काफी हाई वैल्यू प्रोडक्ट है. मेजॉरिटी सेल यही होता है. अगर आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि ग्लोबल फुटप्रिंट्स में कंपनी की काफी सारी कंट्रीज में ऑपरेशंस हैं, इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप, जापान, रशिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. और इसके 120 प्लस मॉलिक्यूल्स जो हैं जो ग्लोबली यूज कंपनी सेल करती है. इन टर्म्स ऑफ एपीआई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी डील करती है सीवीएस कार्डियोवास्कुलर में, जहां पर इसका रेवेन्यू कॉम्पोजिशन में 45% रेवेन्यू यहीं से आता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग 9.8, डायबिटिक में 3.6, पेन मैनेजमेंट 3.6, अदर एरियाज में गैस्ट्रो, एंटी इन्फेक्टिव एंड अदर थेरेपेटिक एरियाज में 37% कंपनी का रेवेन्यू डिराइव होता है. इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंपनी कंप्राइज करती है 21 सीवीएस प्रोडक्ट्स, कार्डियोवास्कुलर प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स रिलेटेड, एंड इनका इन दिस एरिया कंपनी डराइव 776 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, जो कि कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू का 45% अकाउंट फॉर करता है. इन सेंट्रल लेवल सिस्टम एरिया कंपनी का पोर्टफोलियो 27 प्रोडक्ट्स हैं. इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 27 प्रोडक्ट्स हैं which account for 9.82% of the overall portfolio, एंड यहाँ पर कंपनी का 167 करोड़ का रेवेन्यू है. देन इन टर्म्स ऑफ डायबिटिक के से रिगार्डिंग कंपनी के 9 प्रोडक्ट्स हैं जो कि 61 करोड़ ऑफ रेवेन्यू अकाउंट फॉर करते हैं एंड इट्स ओवरऑल इज 3.62% एज फॉर 31 मार्च 21. इन पेन मैनेजमेंट एरिया कंपनी के 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि 70 करोड़ रेवेन्यू अकाउंट फॉर करते हैं एंड 4.13% ऑफ द टोटल शेयर. एपीआईज, अदर एपीआईज में कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 631 करोड़ एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो में इट अकाउंट्स फॉर 37%. तो अगर हम देख सकते हैं कि सीवीएस से मेजर कंपनी का रेवेन्यू डराइव होता है. अगर इसकी सेल में थोड़ा अप या डाउन हुआ तो कंपनी के ओवरऑल पोर्टफोलियो में इंपैक्ट थोड़ा आ सकता है. बट कंपनी का पोर्टफोलियो क्या ओवरऑल डाइवर्सिफाइड है कई सारे एरियाज में, तो इसलिए क्या रिस्क हेज हो जाता है. प्लस कंपनी न्यू मॉलिक्यूल डिस्कवर करती रहती है और उसकी वजह से इसके मार्जिन्स जो है मेंटेन हो रहे हैं.
और न्यू प्रोडक्ट्स में देखा गया है कि न्यू प्रोडक्ट्स में हायर वैल्यू पे सेल होता है, इसलिए कंपनी का उन प्रोडक्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे मॉलिक्यूल थोड़ा ओल्ड हो जाता है तो उसमें क्या है, मार्जिन थोड़े कम होने लग जाते हैं। सीडीएम में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये कंपनी ने यहाँ भी काफी इनोवेशन कर रही है, नए कस्टमर्स को ढूंढ रही है फॉर दिस सेगमेंट। कंपनी की टोटल 3 R&D फैसिलिटीज हैं, जो कि है नवी मुंबई, अंकलेश्वर एंड दहेज में। और इसके लिए कंपनी न्यू मॉलिक्यूल्स को डेवलप करने के लिए और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए R&D के ऊपर काफी स्पेंडिंग करती है। और R&D के ऊपर ही इनका बिजनेस काफी डिपेंडेंट है कि जो जब नए प्रोडक्ट्स इवॉल्व होंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे जब हम उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्लस इस कंपनी का फोकस ये भी रहता है कि कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंपनी का नेटवर्थ काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है, फ्रॉम 401 करोड़ टू 752 करोड़। कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज like stagnant from 565 to 598 crores in last 2 years, though from 2019 has posted growth. कंपनी के एसेट्स 1725 करोड़ थे 2020 में, और करेंटली एंड 31 मार्च 21 इट इज 1997 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 313 से 351 करोड़ पे पहुंचा है, और जो कि 2019 में 195 करोड़ था, तो वर्सेस दैट उसका अच्छा ग्रोथ है। बेसिक अर्निंग्स पर शेयर 29 से 32 पे पहुंचा है, और एज पर द बोनस अनाउंसमेंट हुआ था कंपनी का, तो उसके बाद इसको रीइंस्टेट करा 32 को। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज वेरी गुड एट 46.71%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर भी काफ़ी अच्छा है 32.69 वर्सेस 30.77%। एबिटा स्टूड एट 591.89 करोड़ वर्सेस 483 करोड़, जिसमें यहाँ भी ग्रोथ आया है। एबिटेड मार्जिन जो है 31.40% है वर्सेस 31.48। ये भी अच्छा है। कंपनी बिकॉज नए नए मॉलिक्यूल्स डेवलप करती है, नए प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें उसका मार्जिन ज़्यादा होते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स ओल्ड हो जाते हैं तो उसमें मार्जिन कम हो जाता है। बट अगर न्यू मॉलिक्यूल्स है तो उससे क्या है, कंपनी का मार्जिन ज़्यादा आ जाता है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी कंपनी ने दिखाई है। टोटल इनकम स्टूड फ्रॉम 886 करोड़ टू 1549, और 31 मार्च 21 में 1885 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 195 टू 313 एंड देन 351 करोड़ एज ऑफ 31 मार्च 21। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने बोनस इशू करा है, कंपनी के 31 मार्च 21 में शेयर्स थे 98 लाख। कंपनी ने 10:1 का बोनस इशू करा था, एक शेयर के बदले में 10 शेयर, जो कि उसके प्रमोटर्स ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को अलॉट हुए थे 9.80 करोड़। एज ऑफ 30 जून कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10.78 करोड़ वर्सेस पैट ऑफ 351 पे मेरा EPS रीइंस्टेट करके आता है 32.56 करोड़। फाइनेंशियल इंडेटेडनेस के बारे में हम बात करें तो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स है 932 करोड़, जिसमें कि प्रमोटर के एग्जिस्टिंग 800 करोड़ रुपए जो देने थे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 115.96 करोड़, तो नेट डेट कंपनी का 817 करोड़ बन जाता है। और अगर मैं इसको नेटवर्थ 750 करोड़ से कंपेयर करूं तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो 1.24 का आता है, जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल है। प्लस गोइंग फॉरवर्ड डेट का रिपेमेंट होगा तो उससे कि अब वापस इंटरेस्ट कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगा। अगर डेट मेरा 3:3, 3:1, 4:1 तक पहुंच जाए तो एक मेरा अलार्मिंग नंबर है, जो कि बट अभी के लिए सही ठीक है। कैश फ्लोज में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है, फ्रॉम 195 टू 388 करोड़। कैश फ्लोज देखना बहुत मैंडेटरी होता है किसी कंपनी की ग्रोथ को और एक्चुअल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। सेगमेंट वाइज अगर हम नंबर कंपेयर करें तो कंपनी का एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करे हैं 44% वर्सेस 31 मार्च 20 में एक्सपोर्ट था 48%। आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ 1885 करोड़, export revenue is 837 crores and within India domestic sales is 1048 crores। किसी भी कंपनी या बिजनेस को एनालाइज करने के पहले उसके की स्ट्रेंथ, वीकनेस और रिस्क को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेंथ की बात करूँ, कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट टीम है, कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ग्लोबल कंपनीज के साथ, क्वालिटी फोकस्ड है, कंप्लाइंट है R&D इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कॉस्ट लीडरशिप है और कॉन्टीन्यूस एफर्ट करती है कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। रिस्क की बात करूँ कि कंपनी बहुत सारे रेगुलेटरी
सिस्टम्स के अंदर है, वहाँ पर लेबर लॉज और बहुत सारे लॉज के कंप्लायंस होते हैं। तो अगर उसने कंपनी ने कभी कंप्लायंस नहीं करा एनवायरमेंटल, लेबर और अदर लॉज को, तो उसके बिजनेस पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है। प्लस कंपनी का बिजनेस फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है, तो यूएस एफडीएस और बाकी लॉज, बाकी कंप्लायंस भी कंपनी को करने पड़ते हैं। देन कंपनी सिग्निफिकेंट डिपेंडेंट है अपने की नंबर ऑफ कस्टमर्स के बेसिस पे, जो जहाँ पर 5 की कस्टमर्स जो हैं वही मेजर रेवेन्यू डिटरमाइन करते हैं। 55% से ज़्यादा अगर उनके बिजनेस में इम्पैक्ट आया तो कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है। प्लस इनका जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है अपने प्रमोटर्स के साथ, विच इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन, बट अभी कंपनी इज सेइंग दैट द बिजनेस इज बीइंग डन एट अ आर्म्स लेंथ प्राइस। देन कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात है, महाराष्ट्र में, तो अगर वहाँ कोई शटडाउन या लॉकडाउन टाइप की सिचुएशंस आती है तो उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। कंपनी फॉरेन एक्सपोजर एक्सचेंज रिस्क है कंपनी को, बिकॉज कंपनी के यूएस यूरोप और कई सारी जगह ऑपरेशंस है, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का मैचिंग और नेटिंग हो जाता है। प्लस कंपनी डेरिवेटिव्स में भी डील करती है फॉर हेजिंग, बट स्टिल इट एक्सचेंज इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। कंपनी ने जिस पर्पस के लिए लोन अपने प्रोसीड से लिए हैं आईपीओ से, अगर कंपनी उनको पूरा नहीं कर पाती तो उनके बिजनेस के लिए वो एक रिस्क है। प्लस मार्जिन प्रेशर अगर आता है कंपनी के ऊपर, प्राइसिंग प्रेशर आता है तो उसके मार्जिन इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो देर आर नियर अबाउट 1500 प्लस एपीआई कस्टमर्स, और 14 उसमें से 1500 प्लस एपीआई प्लांट्स हैं, जिसमें से 14 से 16 बिग एपीआई प्लेयर्स हैं, बट उनका मार्केट शेयर ओनली 14 से 16 से 17%। दैट मीन्स इज अ वेरी फ्रैगमेंटेड सेगमेंट। उसमें से अगर जो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ से लॉरस लैब, डिवीज लैब, शिल्पा मेडिकेयर, आरती ड्रग्स से लिस्टेड कंपनीज हैं जो उसके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं। मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं तो एंट्री बैरियर्स इमर्जिंग इक्विटी मार्केट्स में एंट्री बैरियर कम है, बट अगर मैं बाहर की मार्केट जापान यूएस में बात करता हूँ, रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा एंट्री बैरियर्स है और स्ट्रिंजिंग प्रैक्टिस है। अगर हम ओवरऑल सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं एज अ एपीआई बिजनेस का, तो एपीआई बिजनेस जो है $181 बिलियन का ओवरऑल है, जो कि 6% से अगर ग्रो करता है एज पर द एस्टिमेट्स एज पर आरएचपी, तो ओवरऑल $259 बिलियन का मार्केट हो जाएगा एज पर FY 2026। इंडिया बल्क इंडस्ट्री में थर्ड रैंक प्रोजेक्ट करता है और इंडिया की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है एज पर आरएचपी 9%। एंड अगर आप इस चार्ट से आपको देख सकते हैं कि इंडिया, चाइना, यूएस, यूरोप, इन सब का एपीआई मार्केट शेयर हमें यहाँ प्रेजेंट कर रखा है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो चाइना एंड यूएस का है। एज पर 2020 चाइना का मार्केट शेयर है 34%, यूएस का इज 35%, जो कि सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स है। इंडिया का ओनली इज 6%। एंड एपीआई मार्केट शेयर यू कैन सी फ्रॉम हेयर ओनली, US, China's contributes significant versus India is 6%, but there is expected growth in India. तो India if अगर 9% ग्रो करता है तो एज ओवरऑल इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा। These are estimated numbers and based on many factors। अगर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यू नीड टू प्लान इट आउट। अगर हम बात करते हैं मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट थेरेपी एरिया वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स में बात करता हूँ, ऑन्कोलॉजी, पेन, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी एंड अदर सेगमेंट्स। तो यहाँ पर ऑन्कोलॉजी सिग्निफिकेंट नंबर डिराइव करता है 25% मेजर इसका शेयर है ऑन्कोलॉजी का। देन है सीबीएस, देन एंटी इन्फेक्टिव्स एंड अदर्स को 2012। कंपनी जो दहेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में एक्सपेंशन करना है, तो कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू expand in oncology segment and expected as per this data IQVIA that oncology segment from 23% as per existing, तो अगर इसी तरह से ग्रोथ रहा और प्लस दे आर एक्सपेक्टिंग कि 32% ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में ग्रो होगा, तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है ऑन्कोलॉजी की तरफ दे आर शिफ्टिंग। की ट्रेंड्स अगर मैं देखूँ फार्मा सेक्टर्स में क्या की ट्रेंड है, बिकॉज द लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, क्रॉनिक डिजीजेस नए नए आ रहे हैं, प्लस ग्लोबली हाई एज का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फार्मास्यूटिकल्स और दवाई का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। प्लस 50% ऑफ द ग्लोबल एपीआईज जो हैं वो एशिया में प्रोड्यूस होते हैं और मल्टी स्मॉल साइज प्रोड्यूसर्स ही हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे यूएस, यूके, तो दे आर पुटिंग मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स की जिससे कि अपना क्वालिटी जो है मेंटेन हो। देन अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूएस ने क्या है प्राइसिंग पॉलिसी प्रेशर एक्सर्ट किया था जब ट्रम्प
ट्रम्प के टाइम में कि उन्होंने बहुत सारे कंसर्न रेज करे थे ड्रग प्राइसिंग और कॉस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से कंपनीज के मार्जिन के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया। बट ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई प्राइस इंक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इंडिया का बात करता हूँ, चाइना प्लस वन, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के पास काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रहा है, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव दे रहे हैं और काफ़ी सारे फैक्टर्स है। प्लस इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ पहले से इंक्रीज हो गई है। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी इन्हांस हो गए हैं, जिसकी वजह से बिजनेस इंडिया में आ रहा है। प्लस चाइना में ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी चाइनीज़ फैक्ट्रीज शट डाउन हुआ। ये पहले हमने आपको बताया। तो चिंतन आईपीओ का आप नोट देखोगे तो आप ये चीज़ वहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लस इंडिया की कॉस्ट वर्सेस अदर कंट्रीज की कॉस्ट, इंडिया की कॉस्ट कम है तो इंडिया में इस दैट्स व्हाई द बिजनेस इज कमिंग। बट देयर आर यूएस एफडीएस और अदर अप्रूवल्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। Then government has also increased the FDI capping limit और टेक्नोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में R&D के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है और वो इंकरेज कर रहे हैं इनोवेशंस के, जिसकी वजह से बिजनेस बढ़े। हम लास्ट में चलते हैं कंपनीज के वैल्यूएशन के बेसिस पे कि कंपनी का वैल्यूएशन आईपीओ प्राइस सस्ता है महंगा है। तो इसको हम कंपेयर करने के लिए हम बाकी लिस्टेड प्लेयर्स को देख लेते हैं, जो कि है मेरे डिवीज लैब्स, लॉरस लैब्स, शिल्पा मेडिकेयर, आर्टी ड्रग्स, सोलारा फार्मास्यूटिकल्स। तो मैं हाईएस्ट पी मल्टीपल पे बात करता हूँ। हाईएस्ट पी मल्टीपल पे जो काफ़ी लीडर दिग्गज डिवीज लैब ट्रेड कर रहा है, जिसका टर्नओवर वर्सेस ग्लेनमार्क का 1800 करोड़ है तो डिवीज लैब का 7000 करोड़ है। वो 63 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है एट द हाईएस्ट लेवल। एंड लोएस्ट पे आर्टी ड्रग्स ट्रेड कर रहा है, जिसका रेवेन्यू है 2159 करोड़, वो 24 पी मल्टीपल ट्रेड करता है। हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज में अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का 22 के पी मल्टीपल पे है, तो वैल्यूएशन जो है कंपैरेटिवली रीजनेबल है। And not only PO, there are multiple factors that you need to be considered. Please consider asset allocation, risk appetite before investing. Equity markets are subject to market risk. Read RHP careful before investing. और अपना एसेट एलोकेशन, रिस्क एपेटाइट ध्यान में रखते ही आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। लास्ट टाइम आईपीओज में हमने काफ़ी और भी आईपीओज कवर करे हैं, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। उन्होंने भी अच्छे लिस्टिंग दी हैं। And but follow your asset allocation, risk appetite, and better to invest in quality mutual fund portfolio and to open DMAT and apply in stocks. You can contact us or follow our website also. And for more details, any video if you want, then kindly mention in comment section also. Thanks for watching. Stay updated.